Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. I hope आप लोग की भी सुबह उतनी ही एनर्जेटिक हो जितनी जुहेब की होती है। जितनी मेरी और सरवत की हुई है। नहीं मेरी नहीं, आपकी। जितना आप भाग के आप आई हैं यहाँ पर तो लग रहा है ना कि आप बड़ी एनर्जी में हैं। बिल्कुल ऐसे एनर्जी आपकी बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। आज बहुत जैम पैक्ड शो है, इसलिए हम फुल थ्रॉटल के साथ चलेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। आज की अच्छी बात है, बी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ इट। The highs, the lows, the blessings, the lessons, the setbacks, the comebacks, the hate, the love, everything. Everything. ठीक। हर चीज का शुक्र अदा करें। बहुत जरूरी। किसी भी हाल में वो रख सकता है रब आपको। बिल्कुल जी। और वर्ड क्या है? वर्ड है thankfulness. Thankfulness, बिल्कुल। So you have to be grateful and thankful. All the time। ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए आज की अच्छी बात और लफ्ज। अब हम बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब और पहली टॉप स्टोरी हमारी इस्लामाबाद से ही है, जहाँ पर श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी है और 4 रेंजर्स एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं। रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी हैं। इस्लामाबाद में फौज भी बुला ली गई है। दफ़ा 144 तो नाफिज है ही और आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी तलब किया गया है और ये भी कहा गया है, ये अहकामात यानी उनको लेने के लिए कहा गया है कि अगर कोई शरपसंद हो तो उसको देखते ही फिर आप गोली भी उस पर चला दी जाए। ये भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि शरपसंद अनासिर को किसी सूरत कोई एक्टिविटी ना करी जाए। इससे पहले पीटीआई एहतजाजी मार्च ने पुलिस एहलकार मुबश्शिर बिलाल को शहीद कर दिया था। इस्लामाबाद में नमाज जनाजा की अदायगी उसकी हुई और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी और आईजी पंजाब ने उसमें शिरकत की है। दूसरी तरफ वजीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें कर्फ्यू जैसे सख्त इक़दाम की तरफ जाने पर मजबूर ना किया जाए। सबको आगाह कर रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस ना करें। उन्होंने कहा कि पीटीआई चाहती है कि लाशें मिलें और हम जानी नुकसान नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि संजानी में जलसा कर लें, एक मकाम हुकूमत के साथ मिलकर उस पर अग्री कर लें और वहाँ पर एहतजाज करें तो हम ये तमाम रुकावटें भी हटा देंगे। लेकिन इससे मुताल्लिक़ बड़ी मुतज़ाद खबरें आती रही और बैरिस्टर गौहर भी लेट नाइट उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और ये बताया गया, खबरें ऐसी भी आई कि बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई ने कोई मैसेज दिया कारकुनों के लिए, रहनुमाओं के लिए, कोई वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया है और ये कहा जा रहा है, ये ज़रा ये बता रहे हैं, अभी मुसद्दिक़ा खबरें नहीं, ज़रा के मुताबिक आ रही हैं कि बानी पीटीआई इस पर अग्री हैं कि एक मकाम को मुख्तस कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बीबी इससे इनकारी है और वो ये कह रही है कि बानी पीटीआई ने उन्हें जो मैसेज दिया था, उन्होंने कहा था कि डी चौक पहुंचना है तो हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे और डी चौक उनको पहुंचना ही है। डी चौक में किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है। मोहसिन नकवी ने पीटीआई से मुज़ाकरात की भी तरदीद की है और उन्होंने ये कहा है कि मिनिस्टर एनक्लेव में कोई मुलाकात नहीं हुई है, डायलॉग के लिए चंद घंटे इंतजार कर ले, सब पता चल जाएगा। एहलकार की शहादत के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब जनाब सूरत हाल इस्लामाबाद में आप ये देख रहे हैं, मनाजिर इस्लामाबाद के हैं जहाँ पर फौज को बुला लिया गया है। रेंजर्स पहले से ही वहाँ पर तैनात है और रेंजर्स के 4 जवान उनकी शहादत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से भरपूर इक़दाम किए गए हैं। हुकूमती वज़रा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि ये वक्त आ गया है कि ये शरपसंद हैं और इन शरपसंदों से मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है और अब शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये मुख्तलिफ वज़रा के अतातारर जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनके भी बयान सामने आए हैं कि स्टेट को जो कुछ हो सके वो करना चाहिए इस एहतजाज को रोकने, क्योंकि एहतजाज नहीं है। हुकूमत की नज़र में, हुकूमत का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये एहतजाज नहीं, इंतशार है और इस इंतशार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। कल जो रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए हैं तो इस पर भी मज़ीद अब इक़दाम सख्त किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। तो इस्लामाबाद में ये तमाम सूरत हाल जिसका अहाता हमने किया और अब देख रहे हैं कि इंटरनेट भी बंद है, बहुत मेजर क्लैश है नज़र आ रहा है, 2 डायरेक्शन में पार्टी नज़र आ रही है। बिल्कुल। सो ये है बिल्कुल। अच्छा, इसी सिलसिले में यूएस की तरफ से भी अमेरिका ने पाकिस्तान में मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की, एहतजाज करने की अपील की है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज करने और तशद्दुद से दूर रहने का मुतालबा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे और जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनको मेक श्योर किया जाए। तो तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने ये जो सूरत हाल डेवलप इस्लामाबाद में हो रही है इस पर उनकी नज़र है और उन्होंने ये बयान भी दिया है। मुजाहिरीन से भी ये कहा गया है कि पुरअमन रहें, पुरअमन एहतजाज करें। हुकूमत से भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक इनसे डील किया जाए और जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनको मेक श्योर किया जाए।
कि वो लोगों को मिले जो बुनियादी हक है। ये बड़ी एक वो है कि उनकी तरफ से भी मैसेज आया है, दे वांट अस टू नो दैट दे वो आर देख रहे हैं वाचिंग। सारी सूरत बिल्कुल ऐसी है। तो आगे बढ़ते हैं। मैच से मुतालिक कुछ आपके पास खबर है? क्रिकेट जी आप अच्छा, क्रिकेट की खबर है। पहले मैच में नाकामी के बाद शाहीनों का दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में दूसरा वनडे आज बुलावा में खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे मैच शुरू होगा। पाकिस्तान की टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। तैयब ताहिर और स्पिनर अबरार अहमद शामिल हैं। हसीबुल्ला और मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप किया गया। जिम्बाब्वे को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। जैसा आपने देखा, डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान पहला मैच हार गया था। बड़ी स्ट्रगल की पाकिस्तान ने और बड़ी तनकीद भी हुई पाकिस्तानी टीम पर। बिल्कुल जी। अब इंडियन टीम की कारकर्दगी पे भी बात हो जाए। पर्थ टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में 238 रन्स बनाकर आउट हो गई है। इंडिया के जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट्स हासिल की। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हुई है। तो जहां एक जीतता है वहां दूसरा हारता है। बिल्कुल, आप देखें, और भारत ने तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया को पूरी टीम के साथ बिल्कुल वो खेले हैं, पूरी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ से खेले। बिल्कुल जी। एक बहुत ही क्यूट खबर भी हम आपको बताते चले। एलिफेंट मधुबाला को आज कराची जू से सफारी पार्क शिफ्ट किया जा रहा है। कराची जू एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक एलिफेंट को अनकॉन्शियस स्टेट में कंटेनर में उनको डाल के शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात होगी। सफारी पार्क में मधुबाला के लिए स्पेशल इंक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। इस हवाले से एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन फोपास का कहना है कि सफारी पार्क में मधुबाला ज़्यादा आराम से ज़िंदगी गुजार सकेंगी। भाई देखें, हमारा तो ये मानना है कि जू इज़ अ बैड कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। जो इनका हैबिटेट है उनको वहाँ बिल्कुल, या फिर जू इस तरह का बनाए ना कि वो नेचुरल बिल्कुल उनको लगे कि बिल्कुल हैबिटेट लगे। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। हमारी पहली स्टोरी यही है कि इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने 4 रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी है। 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त फौज को भी रेड जोन में तैनात कर दिया गया है। दफ़ा 144 तो नाफिज है ही। आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया है और किसी भी शर पसंद को देखते ही गोली मारने का भी हुक्म दे दिया गया है। ऐसी इतलात भी आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज कर ही रही है और डी चौक पर जाने का उनका इरादा है। बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि उनको बानी पीटीआई ने ये मैसेज दिया था कि उन्हें डी चौक पहुंचना है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें भी यानी हो ही रही हैं, जबकि डिनाई भी किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाहदाना गुलजार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शाहदाना साहिबा, इस वक्त क्या सूरत हाल बनती जा रही है? आप एहतजाज को अपने कैसे देख रही हैं? आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा है मामला? इस वक्त लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ नहीं है, हम ये सब जल्दी बातें हमें ज्वाइन करेंगे करेंगे उनसे। बिल्कुल। तो देखें, लीडरशिप की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि आगे निकलकर उस एहतजाज को लीड किया जाए। किसी सूरत भी एहतजाज इंतशार की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। ऑल्सो 2 पर्सपेक्टिव्स नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल 2 पर्सपेक्टिव हैं। बिल्कुल एक बुशरा बीबी है जो कह रही है मैंने डायरेक्टली इमरान खान साहब से सुना है और उन्होंने यही कमांड दिया है कि डी चौक पे जाएगा जाए। एक और पर्सपेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट जो एरिया हमें डिफाइन करके दे रही है हम वहाँ जाए। जी, तो ये गैर मुसद्दिक़ा ज़ाहिर है। अब इनमें कोई अभी ये इसको हम कंफर्म उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ चैनल से खबरें चल रही हैं। अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास शबीर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। अब्बास, क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है? काफ़ी तशवीशनाक खबरें इस्लामाबाद से इस वक्त आ रही हैं। जी, अर्ली इन द मॉर्निंग जब मॉब की सूरत हाल देखी गई और मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, कुछ पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ भी मॉब की तरफ से की गई, तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तलब कर ली। स्पेशली जो रेड जोन का इलाका है वो फौज के कंट्रोल में दे दिया गया। फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके, बल्कि पूरे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इस वक्त पाक फौज के हवाले है। डी चौक पर भी पाक फौज के एहलकार तैनात हैं और जो रात को सिक्योरिटी जराए से जो हमें खबर मिली वो बड़ी अफसोसनाक खबर है, जिसमें श्रीनगर हाईवे पे शरपसंदों ने ये कहा गया कि गाड़ी जो रेंजर्स की थी वो रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए।
5 रेंजर्स और पुलिस के जवान भी शदीद जख्मी हुए। फिर उसके अलावा ये भी बताया गया कि जो शरपसंद थे उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में जो हमले किए उनकी पूरी उन्होंने ब्रेक डाउन दिया कि रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए हैं, पुलिस के 2 जवान शहीद हुए हैं और 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। आर्टिकल 245 के तहत इस सारी सूरत हाल को देख के फौज को बुलाया गया और ये क्लियर मैसेज दे दिया गया कि इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी की भी किस्म की कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई की इजाज़त नहीं मिलेगी और इन इक़दाम से निमटने के लिए तमाम जो वसाइल हैं वो हुकूमत पाकिस्तान बरोए कार लाएगी और इसी ज़मन में आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी तलब किया गया है। अब जो मुजाहिरीन हैं वो इस वक्त बिल्कुल इस्लामाबाद के दरमियान में मौजूद हैं और अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं देखने में नज़र आ रही, लेकिन गुज़िश्ता जो रात और अर्ली मॉर्निंग थी बहुत ज़्यादा शेलिंग, पथराव और ये सारी चीज़ें चलती रहीं, जिसके बाद डी चौक और अतराफ के जो इलाके थे वहाँ पर फौज की अर्ली डिप्लॉयमेंट हो गई थी और उसके बाद अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं मिल रही कि मुजाहिरीन ने पेशकदमी की हो टूवर्ड्स डी चौक। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने डी चौक पर जाना है, अपने मुतालबात मंजूर करवाने हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छा अब्बास, एक खबर ये भी आई थी कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से और बानी पीटीआई ने कोई मैसेज रिकॉर्ड कराया है कि कोई ऐसी जगह पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके उसको मुख्तस कर दिया जाए, वहाँ एहतजाज कर लेते हैं और हुकूमत भी इस पर राज़ी थी। और बुशा बीबी ने लेकिन फिर ये कहा कि हमें डी चौक पर ही पहुँचना है। इस खबर में कितनी सदाकत है? कोई वीडियो पे पैगाम रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका फौरी तौर पर डिनाइल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम की जानिब से एक ऑडियो नोट की सूरत में कहा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी कोई स्टेटमेंट हमने जारी नहीं किया, ना ही कोई वीडियो स्टेटमेंट ऐसा बानी पीटीआई का रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन बैरिस्टर गौहर की क़यादत में एक डेलीगेशन रात को बानी पीटीआई से इन इमरजेंसी सिचुएशन मिला है। अडियाला जेल में 1.25 घंटा बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात भी हुई है। सिक्योरिटी में सख्त उनको लेकर गए थे। ये 12:30 बजे के करीब ये सारा कुछ हुआ है। उसके बाद वज़ीर दाखिला ने मीडिया टॉक भी की है, लेकिन चूंकि वो जो काफिला केपीके से आ रहा था वो रात 2-2:30 बजे मोटरवे टूल प्लाजा क्रॉस कर चुका था। उसका कुछ हिस्सा जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गया था। 26 नंबर चुंगी पर काफ़ी इंतशार हुआ, आंसू गैस के पुलिस ने शेल फायर किए, उनकी तरफ से भी पथराव किया गया, जिसके बाद अभी ये मामला थमा हुआ है। लेकिन जो आपने बात की, जो कंटेनर से वहाँ पर तकारीर की गई और जो मैसेज कन्वे किए गए, उसमें ये कहा गया कि हमने हर सूरत डी चौक पहुँचना है। अच्छा अब्बास, ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर की बात क्या हुई? आपने कहा कि 1 घंटे ज़्यादा ये मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? कुछ निकल के सामने आया उस मुलाकात से? कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। वो जो ऑप्शंस थे कि आपको कहीं पर हम जगह दे देते हैं, वो ऐसी कोई राइट जी थोड़ा सिग्नल्स का मसला आ रहा है। जी अब्बास सबीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं और इस्लामाबाद की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बताया है कि आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में रेड जोन में कर दिया गया है और किसी भी शरपसंद अनासिर को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी दे दिया गया है। तो ये बड़ी सूरत हाल काफ़ी सीरियस। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? 4 रेंजर्स एहलकार, उनकी शहादत हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहाँ है? बहुत शदीद ज़रूरत है इस वक्त क़यादत की कि वो लीड करे, ऑर्गेनाइज करे लोगों को। फैसल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सिग्नल्स के भी मसले हैं, कनेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है। राइट हम इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। बहुत सारी बिल्कुल रेंजर्स भी आ चुके हैं,
फौज को भी तलब फौज किया को गया भी है। तलब किया तो गया है। ये आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? एहतजाज तो ज़ाहिर है आपका बुनियादी हक है, लेकिन एहतजाज अब किस तरफ ये टर्न कर रहा है? तशवीश है पीटीआई के सफ़ों में भी? देखिए, हुकूमत की नाअहली और उनकी जिद की वजह से ये एहतजाज जो है, ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है, एहतजाज होता है, जमहूरी माशरे में एहतजाज को अकोमोडेट करती है हुकूमत। इस हुकूमत ने गोलियां, शेलिंग और रबड़ की गोलियां ये फायर किए हैं, और 26 नंबर चुंगी के ऊपर मुझे जो इतलात आ रही हैं, डायरेक्ट फायर किए गए हैं बंदे जो हैं उनके ऊपर। तो ये किस किस्म के मामला किए जा रहे हैं? जब जो रात को अगर मुज़ाकरात शुरू करवाए थे इन्होंने दोबारा, तो 3 दिन पहले क्या ये सोए हुए थे? ये करते, ये अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं है। अगर लोग आते हैं, आपने अगर जगह मुख्तस करानी थी तो इसका तो 3 दिन पहले टाइम था। अब सब लोग आए हैं तो उनके मुताबिक आप अदालत को भी जो है इसमें बीच में धर लिया, और अदालत भी खुशी खुशी इसमें शामिल हो गई। अब रेंजर की एक मैं जो ट्वीट देख रहा हूँ, मतीउल्लाह जान साहब की ट्वीट है, उसमें उसका भाई आके कह रहा है कि रेंजर की गाड़ी के नीचे आके शहीद हुआ है वो बंदा। तो ये मामला अभी ये तो दो मौकफ है। तो एक साइड का मौकफ पेश हो किया जा रहा है, और जो पूरी दुनिया में मीडिया का जो किरदार होता है, हमारा मीडिया माजूद के साथ, हमें पता है आप किस दबाव में काम कर रहे हैं सारे लोग, कि हमारा मीडिया जो है वो बजाय मुजाहिरीन की जमहूरियत की बात करने के, वो तो एक साइड की हुकूमत की लाइन ले रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आती कि दुनिया में मीडिया का जो किरदार होता है वो तो इंडिपेंडेंट व्यूज दिखाना होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक ही मामला चल रहा है और एक ही चीज चल रही है। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो आगाज इस तरह किया कि एहतजाज बुनियादी हक है, लेकिन देखिए 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई। बुनियादी हक सिर्फ कह देना नहीं है ना, आप बुनियादी हक कवर कर रहे हैं। आप बुनियादी हक पे हमने शो का स्टार्ट सकते हैं, आप कोई लीडरशिप की बात कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ये आपका नहीं है ना। आप मैं बात कर रहा हूँ, एक और सवाल, एक और, जैसे आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी बात चल रही है, और इसकी आप तस्दीक या इसकी तरदीद कर सकते हैं कि कोई बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई बानी पीटीआई से, तो उन्होंने कहा कि मैं सुन नहीं पा रहा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये खबर चल रही है कि बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई बानी पीटीआई से, तो बानी पीटीआई राजी है इस बात पर कि कोई ऐसा वेन्यू सेलेक्ट कर लिया जाए मिलकर हुकूमत से कि वहाँ एहतजाज किया जाए, और उन्होंने कोई वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड कराया, लेकिन बुशरा बीबी ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो जो पैगाम दिया है बानी पीटीआई ने वो ये कहा है कि डी चौक जाना है। तो ये इस खबर की आप तरदीद कर रहे हैं या तस्दीक करेंगे? नहीं, वो तो ज़्यादा गौर ज्यादा बेहतर पोजीशन में है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन खान साहब का कोई ऐसा पैगाम होगा तो बीबी तो उससे इनकार नहीं कर सकेंगे ना, कोई भी नहीं इनकार कर सकता। पहली बात तो ये है कि क्या ये तो सारा मफरूजा है कि ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है, अंदर की गौर साहब का कोई स्टेटमेंट आया है या पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं चल रहा। तो ये भी उस फ्रॉड प्रोपेगेशन का एक हिस्सा है जिसमें जो सारे जो है वो लगे हुए हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में वन साइडेड स्टोरी है, जस्ट टू कंफ्यूज मुजाहिरीन को करने के लिए, या जो एजिटेशन है जो कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो लाखों की तादाद में। फैसल साहब, अब जबकि फौज को तलब कर लिया गया है आर्टिकल 245 के तहत, तो अभी भी डी चौक पहुंचना है आपने, आपका मकसद यही है कि डी चौक पहुंचना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को, क्योंकि जाने को जब तक वो अल्टरनेट वेन्यू का ऐलान खान साहब नहीं करते तो फिर तो जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही चलेंगे ना। और अगर रात को मुलाकात हुई थी 12-1 बजे, तो अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 9 घंटों में क्या किया 8 घंटों में हुकूमत ने अभी तक पूरा पाकिस्तान को जो है वो फोर्टिफाई किया हुआ है, कंटेनर्स लगाए हुए हैं, हर जगह के ऊपर जो है फोर्सेस लगाई हुई है, और फोर्सेस को डायरेक्ट अपने बंदों को देख के गोली मारने का हुक्म है। इस तरह के मामला तो 77 के मार्शल लॉ में, जो 79 का मार्शल लॉ था, उससे पहले ये हालात कायम कर दिए गए थे जब लाहौर में सिविल मार्शल लॉ किया था, और उस वक्त भी ये मामला हुए थे। लोगों को पैसिफाई करना, लोगों को मुतमईन करना, लोगों की बातों को सुन के उनके जवाबात देना, ये हुकूमत का काम होता है। लेकिन क्योंकि ये हुकूमत अवाम के मैंडेट से नहीं आई है, ये जोर जबरदस्ती से आई है, और 2.5 साल से इस मुल्क में अपने लोगों को इस तरह से ट्रीट किया गया है जिस तरह से मोदी लोगों को ट्रीट करता है।
आप देखिए ना, आपको इतनी जल्दी पड़ गई, आप मुझे काटेंगे। नहीं, भरपूर तरीके से फैसल साहब आपने देखे, फैसल इसमें तो साहब, अरे तो on आपने air हमसे एक कहा certain time होता है हमारे कि लिए। मौका नहीं दिया जा रहा, भरपूर तरीके से मैं ये आपने बात कह रहा अपना हूं कि मौका दिया। आपको अब मुझे महसूस हो गया कि आप इतनी जल्दी में हो गए कि आप हमारी बात काटेंगे, लेकिन चले आप नहीं, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप कर अगर हम लीजिए। ऑन एयर आपकी और बात कर लेते, बट बिल्कुल इस हुकूमत का रवैया फस्तायत हम अपनी है और इस तरह से है जैसे मोदी मकबूजा कश्मीर में लोगों को ट्रीट कर रहे हैं या मुसलमानों को हिंदुस्तान में ट्रीट किया जा रहा है। हम तवक्को करते हैं अपने इदारों से कि वो एक किस तरह का इंसानी बुनियाद के ऊपर जो तर्ज अमल इख्तियार करेंगे, जिससे अपने शहरियों की इज्जत और जान और माल की हिफाजत करेंगे। इस तरह से जो इदारों को शहरियों के खिलाफ और अवाम के सामने लाना जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे वो इदारे में लोग बैठे हुए हैं या हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, ये इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही इसमें अकल के और होश के नाखून लेने की जरूरत है हुकूमत को। चौधरी फैसल, रही है। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। देखिए हमने पूरा तो अपना शो है, अपने जिम्मेदार हम हैं, हाँ, ठीक है, और लोगों ने भी देखा होगा कि हमने भरपूर तरीके से मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर भी दी। और एक चीज समझने की जरूरत है कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी दिखा रहे हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ भी दिखा रहे हैं, जो वहां पर हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं, और भरपूर तरीके से फैसल साहब ने अपनी बात की है, तो ये तो हम अपने आप दिल पे जिम्मेदार मत कह लें, सकते हैं। फैसल भाई को पता है। चले हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा टाइम चेक जो है ना, चाय का जरा जल्दी हो गया। हाँ, कॉफी मिल गई मुझे भी। अब जी हम चैंपियंस ट्रॉफी की कुछ बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं, इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा, ये काफ़ी तफ्तीश बिल्कुल तशवीश इस बारे में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मंगल को चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक बताया जा रहा है कि हंगामी बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल नहीं है। आईसीसी ज़राए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी है और ज़राए ये बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलों पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं हुई है। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज़ पहले 26 नवंबर को ये कहा था कि 26 नवंबर को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग होगी, उसकी खबर नशर की थी, लेकिन उसकी तरदीद हो गई है। भारतीय मीडिया का ये कहना था कि मीटिंग में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान शरीक होंगे। इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत शामिल होगा या नहीं होगा, क्या इम्कानात हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पीजे मीर साहब हैं, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं और इस पर काफ़ी नजर भी रखते हैं। पीसीबी में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। भारत से स्पोर्ट्स एडिटर करिश्मा सिंह साहबा ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। करिश्मा, आप ये कहिएगा कि भारत अभी तक इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान भारत को नहीं आना है, और जो भी उन्होंने रीजंस दिए हैं, अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ बताया है आईसीसी को भारत ने? जी देखिए, सिक्योरिटी का ही रीजन दिया गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, पहले भी नहीं आई थी और अब भी नहीं आएगी। एशिया कप भी अगर हम देखें तो वो भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था, और अब जो ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी है, भारत तभी खेलेगा जब ये हाइब्रिड मॉडल में होगा, या भारत के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। और जो सिक्योरिटी का एक रीजन भारत ने बार बार दिया है, उसी रीजन को उन्होंने आईसीसी को भी बताया है। आईसीसी को डिटेल से भी समझाया गया है कि क्या भारत की दिक्कतें हैं पाकिस्तान ट्रैवल करने में। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल जो है वो इस वक्त भारत के हिसाब से सबसे सेफ बेट है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो, और भारत पाकिस्तान का मैच अगर सब देखा और तहरीरी तौर पर दे दिया गया है, क्योंकि रिटन की बात हो रही थी ना कि रिटन में आईसीसी का मौक़िफ़ आ रहा था कि कुछ भी नहीं अभी बताया गया, वर्बली ये कम्युनिकेट किया गया। देखिए, बैक चैनल टॉक्स तो चल ही रहे हैं आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये ज्यादा समझने की जरूरत है कि हाइब्रिड मॉडल ही क्यों मांगा जा रहा है। जहां तक भारत की हम बात करते हैं, 2008 के बाद से हमने कोई भी बायलैटरल जो है वो नहीं खेला है, हमने किसी भी तरीके के कोई भी मैचेस नहीं खेले हैं सिवाय आईसीसी टूर्नामेंट या जब एसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो अनसेड चीज है वो वही है कि सिक्योरिटी रहेगी, इस वजह से भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और जहां तक आईसीसी को बताने की बात है तो वो समझा दिया गया है, बता दिया गया है आईसीसी को, और अब आईसीसी के ऊपर है कि वो इस चीज से भारत और पाकिस्तान को लेकर कैसे डील करते हैं। राइट। करिश्मा, ये बताइएगा कि इस वक्त हम
पीजे मीर साहब शामिल आप ये गुफ्तगू। बताइए कि इस वक्त तो पीसीबी डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पे, तो आप इसको किस तरफ जाते हुए देखते हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वाकई हाइब्रिड मॉडल पे होंगे या होंगे ही नहीं फिर? देखिए जहाँ तक सबसे मुझे जो लगता है, जहाँ तक मुझे करिश्मा समझ हमारे में साथ आता है, पीजे मीर मुझे साहब भी यही लगता है हैं। कि करिश्मा हमारे साथ पीजे मीर साहब भी हैं, फिर आपकी तरफ हम आएंगे। जी। हम उनसे पूछ रहे हैं। देखें इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं कहीं भी हों बहुत एक्साइटिंग होते हैं फ्रॉम लेट्स से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल। टेलीविजन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा पाकिस्तान इंडिया की ये ऐसे हमारी सीरीज रही है। 2011 में हम भी गए हिंदुस्तान, मोहाली में हमने खेला सेमीफाइनल। द क्वेश्चन इज कि क्या जब पाकिस्तान टीम जा सकती है तो इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आ सकती? हमारे तो दरवाजे खुले हैं। आज तक किसी इंडियन टीम ने कहीं कहा है कि कोई प्रॉब्लम आई है? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रात को पार्टीज भी होती हैं, रात को सब इधर उधर चले भी जाते हैं, वो तो कोई रिपोर्ट करता नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि बीसीसीआई को प्रॉब्लम क्या है। सर, I don't- where do you see this going? हाइब्रिड मॉडल आपको लगता है कि उसकी एप्लीकेशन होगी या फिर मैचेस ही नहीं खेले जाएंगे? एंड लाइक यू सेड, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका तो बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। हाँ जी, इसमें बिल्कुल है। एंड आई एम वेरी फर्म कि इफ इंडिया डजंट वांट टू कम, बिकॉज देखो ये चीजें होती हैं ज्वाइनिंग के लिए। वर्ल्ड कप मुझे याद है जब हम पहली दफा खेलने गए थे तो हमें उन्होंने मीटिंग्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर यही बताया कि द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड कप इज टू मीट ईच अदर, प्ले विद टीम्स ईच अदर। हमने हालांकि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेले, लेकिन इंडियन टीम्स मेरी दोस्तियां हो गई इसके साथ, सनी के साथ, सनी गवास्कर, कई और लड़के। तो ये एक बॉन्डिंग हुई थी उस वक्त की। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज द होस्ट, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने पहले भी रिजर्वेशंस, इधर जब आईसीसी के सिक्योरिटी के बाद आए, रिजर्वेशंस वर रिमूव्ड, इंडिया वाज हैप्पी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दिस थिंग हैपेंस। व्हाई? क्या बाकी टीमों की सिक्योरिटी नहीं है? इज इंडिया द ओनली टीम? क्या पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी नहीं है? देखो ना, सबसे बड़ा, हम तो अपने घर को भी देखेंगे कि क्या हमारे लड़के सेफ हैं या नहीं है, और उससे ज्यादा हम इंडिया हो या कोई और टीम हो, हम उसको भी देखेंगे। सो सिक्योरिटी वाज ऑलवेज देयर। एक आइडिया था, आई डोंट नो, आई थॉट दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई इंडिया टीम आएगी, अमृतसर रह जाएगी और यहाँ उसके बाद वो आ जाएंगे एंड दे विल प्ले ऑल द गेम्स इन लाहौर। द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू हैव अ हाइब्रिड टूर्नामेंट व्हेन इट इज पाकिस्तान हु इज होस्टिंग इट? एंड द सेम थिंग, अगर इंडिया होता है, पाकिस्तान हैज टू गो टू इंडिया टू जी प्ले। करिश्मा, ये आप जरूरी। जी बिल्कुल करिश्मा, आप बताएं, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा कि देखिए जब पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है तो कैसे ये हाइब्रिड की तरफ जा सकता है। और एक और चीज़, क्या भारत का मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं हो जाता कि जब तमाम टीम्स आ रही हैं और कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, सिर्फ भारत ऑब्जेक्शन कर रहा है? इस पर क्या कहेंगी आप? जी देखिए, भारत का हमेशा ये कहना रहा है कि दूसरी टीम्स का पाकिस्तान आना, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हो, और भारत का पाकिस्तान जाना कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो सिक्योरिटी थ्रेट शायद उनके लिए होगा, उसका 100 गुना भारत के लिए होगा। ये भारत का स्टैंड हमेशा रहा है। और पीसीबी मैं जानती हूँ, बार बार भारत को ऑफर किया गया है कि उनके सारे जो कंसर्न्स हैं उसका जवाब दे दिया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट दिया जाएगा भारतीय टीम को। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक कन्विंसिंग है वो नहीं हो पा रही है जहां तक भारत की बात है। और ये सिर्फ बीसीसीआई का फैसला नहीं है, इसमें हमारी सरकारों का भी जवाबदेही होता है। और जब तक सरकार आपको आगे जाने की एक परमिशन नहीं देगी, बीसीसीआई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो एक ये जो कंपैरिजन रहता है कि बाकी टीमें आ रही हैं तो भारत को क्या दिक्कत है, आई थिंक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो आप दूसरे देशों से कंपेयर नहीं हमारी कर सकते। सरकार तो अच्छा, करिश्मा क्रिकेट डिप्लोमेसी की हमने बात ये करी। भी देखा, अभी OCI हुई, which was a world global conference that took place in Pakistan. वहाँ पे भारत के भी आपकी सरकार से बहुत सारे लोग आए और एक पूरी टीम आप लोगों की आई। उस वक्त भी बहुत बेहतरीन उनको सिक्योरिटी दी गई। तो क्या उसके बावजूद भी आप लोगों का यही कहना है कि सिक्योरिटी नहीं है भारतीयों के लिए पाकिस्तान में? When they were treated so beautifully and they were welcomed and given security so well.
देखिए पूरे एंटोराज का ट्रैवल करना, एक पूरी क्रिकेट टीम का ट्रैवल करना, और ये सिर्फ इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है। 2008 आज हम उसी डेट पर हैं, 26/11, जिस वजह से आज हमारे रिश्ते जो हैं वो इतने खराब हैं। भारत के इतिहास का ये सबसे काला दिन माना जाता है, जो मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे, जिसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के जो सारे रिश्ते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हो, सब खराब हो गया। और उसके बाद से ही हमने आज तक मैच नहीं खेला है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आज की सिक्योरिटी की बात नहीं है, लेकिन पीछे भी देखिए ये करिश्मा, देखिए ये जो जिस तरह की देखिए मुंबई अटैक और इसकी जब बात करते हैं, हमारे साथ पहले भी एक जर्नलिस्ट थे, वो इस तरह की यानी वो पॉलिटिक्स की और वो सारी फॉरेन मामलात की। अब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से आप क्या बात कर सकते हैं? तो हमारा ये फैसला आज आया है ना कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही, वो फैसला टूर्नामेंट के वो फैसला आपका है। लेकिन देखिए अभी पता है कि जन्मदिन की तकरीबात थी और एक तो टीम होती है, इसके 20 रुकनी होगा, 22 रुकनी स्क्वाड होगा। पीजे मीर साहब आप बताइएगा, अभी तो कितने सिख यात्री यहाँ पर आए हैं और अपने अपने जो जहाँ रहते थे लाहौर में उनका विजिट भी किया उन्होंने, और वो तो सैकड़ों की तादाद में आए थे और बड़े खुश पाकिस्तान से वापस गए। इसके बाद ये देखिए ये लाइन किसकी ड्रॉप हुई है, पीजे मीर साहब बताइए आप। जी देखें, नंबर 1 ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये मुंबई अटैक्स की बात कर रहे हैं, मैंने खुद लंदन में इंटरव्यू किया है डेविड इलियास का, जो कि पैलेस्टीनियन यहूदी हैं, और उन्होंने लिखी है बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जिसमें पाकिस्तान का फोरेंसिक एविडेंस के साथ उन्होंने प्रूव किया है कि पाकिस्तान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। इंडिया उस पर तो कोई बात करता नहीं है, वो लड़ा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है। छोड़ें, जो हो गया हमने भी उसको कंडेम किया है, हमने बिल्कुल उसको कहा है। नहीं, और पीजे मीर साहब एक और चीज देखिए, यहाँ पे पता है क्या है बड़ा मसला होता है। हमने इससे पहले भी एक इंडियन जर्नलिस्ट को लिया था। अब हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम सवाल भी करते हैं, अब वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो बात एकदम से छेड़ देते हैं मुंबई अटैक। अब हम उनसे अगर ये कहें कि कुलभूषण यादव कौन था और टी वॉज फैंटास्टिक कौन था, पूरी दुनिया में जो कनाडा में हो रहा है, जो यूएस में हो रहा है, यूएस की तरफ से कितना बड़ा रिएक्शन आ रहा है, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जो कुछ हो रहा है, कनाडा ने तो बाकायदा तौर पर उनके ऑफिशियल्स को कहा है कि इन्वॉल्व है, इनकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। तो वो इस तरह की बात छेड़ के चले जाते हैं। अब उन पे स्पोर्ट्स पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ये मामला छेड़ देते हैं। इसमें तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम जर्नलिस्ट हैं, 17-18 साल से यही काम कर रहे हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए। देखें, ये लोग जो है, जितने जर्नलिस्ट हैं, ये बेचारे मजबूर हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर इनसे सच पूछें, इनकी कहानी कुछ और है। इंडियन टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने खुद कहा है, सरकार, ये इंडियन गवर्नमेंट है जो इनको नहीं आने देती। इंडियन गवर्नमेंट का ये मसला है, ये क्रिकेट बोर्ड का कोई मसला नहीं है। अगर इतना ही मसला होता, हम लोग खेलते रहे पहले भी इंडियन प्लेयर्स के साथ, वो हमारे साथ खेलते रहे हैं, आज भी लड़के, वहां तो कोई मसला नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी का क्या मसला है? ये इन्होंने लोगों को पागल बनाया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने। पीजे साहब बस ये बता दीजिए कि क्या हाइब्रिड मॉडल काबिल अमल है, और हम ये देख रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रही है, पाकिस्तान कुछ बो डाउन कर रहा है या एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? जुनैद, अनएक्सेप्टेबल। अगर नहीं आता इंडिया, गुड नाइट एंड गुड बाय, सिंपल इज दैट। हम ये गिरे हुए नहीं है कि पैसे के लिए, हाँ जी हम उधर खेल लेंगे, उधर खेल लेंगे, बहुत हो गया, दैट्स इट, नो मोर। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मजीद भी हम शोज में आपको आप आएँ और अपना तजिया इन सारे मामलों पर पेश करें। तो देखें ये बात, देखें बात तो थोड़ी सी है नाराज होने की, कि हम चाहते हैं कि भाई उनसे स्पोर्ट्स पे आप स्पोर्ट्स तक रहे ना, आप उनसे फिर छेड़ रहे सारे मामला, तो फिर आप छेड़ेंगे तो फिर आप लाइन ड्रॉप ना करें अपनी, फिर हाँ, then wait for the answer। अच्छा, ये दूसरी दफा हुआ ये बिल्कुल। So quitting is not the way forward, dialogue is the way forward। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हम वापस जरूर आएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपने शो में हर बार कोशिश करते हैं यूथ को लाने की, उन सारे फ्यूचर के लीडर्स को लाने की जो हमारी पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में लीड करेंगे। तो जनाब, आला सानवी तालीम बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 यानी 12वीं जमात कॉमर्स रेगुलर ग्रुप के सालाना इम्तिहानात बराए 2024 के नताइज का ऐलान किया है, और तीनों पोजीशंस निजी कॉलेजेस ने हासिल किए हैं। कॉमर्स रेगुलर ग्रुप के इम्तिहानात में तालिब इल्म मोहम्मद समी ने जो टोटल किया है जनाब 1100 में से
983 नंबर के साथ उन्होंने टॉप किया है और A1 ग्रेड के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। तो जनाब ये बेहतरीन अचीवमेंट हमारे स्टूडेंट की रही है, टॉप किया और टॉपर ही हमारे साथ है। टॉपर ही हमारे साथ हैं आज मोहम्मद समी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप हमारे शो पे आए। अच्छा, सेकंड और थर्ड पोजीशन भी दो लड़कियों ने ली है। तो समी, इतनी पढ़ाई का शौक कैसे हुआ? स्टार्टिंग से ही था, आप ये समझ लेंगे एक फैमिली लेगेसी, क्योंकि मेरे फादर भी अल्हम्दुलिल्लाह MBA गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अरे वाह। तो उनसे भी एक इंस्पायरेशन मिलती है। दैन स्टार्टिंग से ही बेस इतनी स्ट्रॉन्ग मिली, स्कूल कॉलेजेस, दैन अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही इतनी तो सपोर्ट एक बड़ा रूटीन होता होगा आपका, एक स्पेसिफिक कि भाई इतने घंटे आपने पढ़ने हैं। तो कितने घंटे पढ़ते हैं आप? 6 आवर्स, तो 6 to 7 आवर्स मुझे कॉलेज में ही लग जाते थे। बिल्कुल। एंड देन घर पे मेरी कोशिश होती थी कि जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है उसी दिन मैं डेली 2 आवर रिवीजन कर लूँ उसी का घर पे। Right. तो इसी तरह मेरा डेली बेसिस पे रिवीजन होता था, तो एंड लेवल पे मुझे पैनिक नहीं होता था। यानी 7 वहाँ कॉलेज में, उसके बाद 3-4 घंटे Yes. आराम से घर में। 10 घंटे 10 घंटे दिन के निकल आए। तो सोने के बाद तो बचते ही 10 घंटे में। बट देखिए ना, टू बी अ टॉपर यू हैव टू गिव इन दोज एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कॉलेज में? एक सर्टन एटमॉस्फेयर पढ़ाई का, या किसी टीचर का आपके साथ कनेक्ट करना, या एक स्टूडेंट बॉडी का इंटरेस्टेड होना स्टडीज़ में? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने तवानीस कॉलेज से पढ़ा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी ऐसा कि Studious होने चाहिए। स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है कि, और जब टीचर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं मोरली एंड एकेडमिकली, काउंसलिंग भी होती रहती है। Right. तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। फेवरेट टीचर कौन है आपके? फेवरेट टीचर तो स्टैटिस्टिक्स के थे एंड अकाउंटिंग के। बेसिकली मुझे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो उस वजह से उनके और टीचर्स दोस्त कैसे बनाते हैं आप? दोस्त कौन से होते हैं जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है? पढ़ने वाली? जी पढ़ने सारे। वाली अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाते हो? अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे मैंने देखा है कि वो, जिस हम पहले भी बात करी, याद है ना आपको कि जब पेपर होता है तो एक दूसरे को हम तो दिखा देते थे क्योंकि हम नालायक बच्चे थे, तो एक दूसरे की सपोर्ट करते थे। बाद में खेलना होता था साथ, पूरी 11 की टीम करनी है ना क्रिकेट सही की, बात। तो फिर सब 11 मिलके फिर करते। सबको खुश रख। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है, वो तो छुपा छुपा के अपना पेपर, यार नहीं मैंने, और फिर बाद में आके कहता है मेरा भी खराब हुआ यार। हाँ, नहीं ये यार, आप मेरा करते भी हैं ऐसे सभी? ऐसे करते थे आप? कभी कभार हो जाता था। एक्चुअली मेरा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा था कि हम ग्रुप स्टडीज़ भी करते थे, कंबाइंड स्टडीज़ करते थे, तो ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती थी वैसे हमें। तो लेकिन स्कूल के अलावा क्या, यानी पढ़ने के अलावा क्या करते हैं? क्रिकेट? जी क्रिकेट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या? MBA डिबेट्स में मैं गया हूँ कॉलेज की तरफ से, एंड होस्टिंग मैंने कॉलेजेस के फंक्शंस में की। एनुअल फंक्शंस होते हैं हमारे, जबरदस्त। तो उसमें मैंने होस्टिंग्स की हैं। तो ये है, दोनों चीज़ों देख को ले, मैं बैलेंस रेडी हो रहे लेके हैं चला हूँ। next आने के लिए। बिल्कुल ऐसे। हाँ, आराम से ले लोगे। कोई कंपटीशन, तुम्हें तो कंपटीशन फेस करने की आदत है, यहाँ कुछ होगा ही नहीं कंपटीशन तुम्हारा। यहाँ पे कोई competition मैं तो इतना नहीं। weak अच्छा, हूँ। कौन सी स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मजा आता है? एक्स्ट्रा करिकुलर कोई ऐसे स्किल्स हैं जो आप साथ लर्न करना चाहते हो? स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिकेट में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। Right. आजकल टेबल टेनिस में भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, एंड अदर बाबर आजम या फिर विराट कोहली? बाबर आजम। Obviously, अच्छा, ठीक अपने है। ही। और Skills रोनाल्डो कोई- या मेसी? रोनाल्डो। Ronaldo. Why nobody can beat Ronaldo? अच्छा, लेकिन ना मेसी world इज अ के- मैजिशियन यार, ऐसी बात नहीं है यार। ठीक मेसी जो है ना, है, वो भी स्कीमर है। खेल लेते हैं। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ भाई, आगे टॉप तो कर लिया ना, उसके बाद क्या करना है आगे? मुल्क से बाहर जाना, कुछ जॉब करनी है, या फिर पाकिस्तान में रह के चीजों कुछ को करना है? ठीक करना है। अभी तक तो जो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैरियर जबरदस्त। किया है, उसमें मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। एंड जहाँ तक ये है, अभी तक तो यही है कि इस मुल्क ने इतना दिया है तो सही बात है। यहीं पे रहने का इरादा है, बाकी जो किस्मत में हुआ। तो यार कुछ बजट हमारा भी बना दो, हमारा भी बजट आउट रहता है, पता ही नहीं चलता कि पैसे आए कहाँ और कहाँ से गए। अच्छा, फैमिली में कोई है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपको इंस्पायर करता है? नो, फैमिली में नहीं है ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए मैं कुछ चाह रहा था कि थोड़ा और चार्टर कितना स्कोप कितना देखते हो इस फील्ड में? स्कोप तो ये सब यही कहते हैं कि इस फील्ड में इंटर हर कोई हो जाता है, लेकिन कंप्लीट हर कोई नहीं कर पाता। तो मैंने ये सुना है कि इसका स्कोप आगे बहुत ज़्यादा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स पे लोग बैठते हैं। तो दिस वाज वन थिंग दैट इंस्पायर्ड मी टू मूव। राइज एंड शाइन हमारा शो है और तुम्हें ब्रेक लेना है, होस्टिंग की है ना, राइज एंड शाइन शो है और तुम्हें ब्रेक लेना है। ब्रेक का टाइम आ गया, इस कैमरे में लेके ब्रेक करो करो करो, हो कोई जाए। बात नहीं। तो नाज़रीन, चलिए मूव करते हैं एक ब्रेक की तरफ।
देखते रहिए देखते रहिए राइज एंड शाइन शो। जबरदस्त मोहम्मद समी, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमें वक्त दिया। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन, ब्रेक अब तो लेनी थी वाकई, ना समी ने। एक वक्फे का टाइम आ गया है, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम शामिल करते हैं अपने शो में ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ऐसा ही है। हमें आज ज्वाइन किया है बीनिश अली ने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और होलिस्टिक हीलिंग थेरेपिस्ट हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी वो ध्यान रखती हैं होलिस्टिक हीलिंग के थ्रू। तो अस्सलाम वालेकुम बीनिश, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, आज की दुनिया में स्ट्रेस इज़ ऑन टॉप ऑफ एवरीबॉडीज़ माइंड, तो क्या सजेस्ट करती हैं ऑन अ डेली लाइफ लोगों को अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर है अभी, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस रखना। आपकी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का टाइम होना। इस तरह आप बहुत ईजिली अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। So it would be safe to say one has to be very organized and very systematic, हर चीज़ आपकी अच्छा बड़ी बीनिश, ये फॉर्मेट में बताएं हो। कि स्ट्रेस मैनेजमेंट तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बड़े बड़े मसले हैं, डिप्रेशन और सारी चीज़ें, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जैसे वो पाकिस्तान से जाते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, जॉब की तलाश में होते हैं, वहाँ पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा ऐसे मौके आते हैं कि जहाँ पर वो डिप्रेस भी होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, डाउन भी फील कर रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस तजर्बे के बारे में बताइए कि कितना आप कारामद आपकी हीलिंग से कितना उनकी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी है जो यहाँ पे आई है, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक अप्रोच करती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना और उसके बारे में बताना कि हर चीज़ चलती रहेगी ज़िंदगी में, बट अगर आपकी मेंटल हेल्थ का बैलेंस है तो आप आगे चीज़ें कर पाएंगे। तो यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट इसके बारे में अवेयरनेस करना कि कौन सी सर्विसेज किसके लिए ठीक है, इसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर हम उसको डेली लाइफ बैलेंस करेंगे और स्ट्रेस मैनेज की जो सर्विसेज हेल्प अवेलेबल है उसको अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेटर हो जाती हैं। राइट बीनिश, ये बताइएगा कि ये जो होलिस्टिक हीलिंग आप जो थेरेपी करती हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक शुड वन कम टू यू और गो टू अ थेरेपिस्ट, जिससे उनको हेल्प हो सके उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में? जी बिल्कुल, डिपेंड करता है सेशन टू सेशन, पर्सन टू पर्सन, किस तरह के उनके सिम्टम्स हैं, क्या उनकी सिचुएशन है। जब वो यहाँ पर आते हैं, हम उनको वेलबींग सेशंस, जब उनके साथ कंसल्टेशन होता है तो हमारे लिए इजी होता है ये जान पाना कि वो पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उनकी ज़रूरत है। डिपेंडिंग ऑन दैट वंस अ वीक भी होता है, वंस अ मंथ भी होता है। समटाइम्स जब आपके एक रेगुलर सेशन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, फिर आप एक लॉन्ग ब्रेक के बाद अपने सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और पाकिस्तानी इसको बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनके लिए तो खैर अच्छी चीज़ है कि एक पाकिस्तानी अगर उनसे बात करेगा तो वो वहीं उन्हीं हालात वाक़यात से निकल के आया है तो सही तरह समझ पाएगा। जॉब से मुताल्लिक ज़्यादा लोग स्ट्रेस होते हैं, या फिर क्योंकि कल्चर चेंज हो जाता है, फिर उनको बच्चों की कैसे परवरिश करनी है, ये सारे पहलू हैं वहाँ रहने के। तो कौन सी ऐसी चीज़ें आपने देखी जिसमें ज़्यादा पाकिस्तानी मुतासिर होते हैं? देखिए जी, अभी अगर आप मुझसे बात करें तो हर चीज़ इक्वली डिवाइड हो रही है। जॉब को लेके भी बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमारी ख़वातीन जो यहाँ पे पाकिस्तान से मूव कर रही होती हैं, जब वो बच्चों फैमिली के साथ आती हैं तो वो एक डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रही होती हैं, एक डिफरेंट उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो अगर आप मुझसे पूछे किस कैटेगरी में, तो मैं इक्वली हर किसी को हर कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, बट बात वहीं आ जाती है कि जी ये टाइम जो है, ये फेज जो है, ये पास हो जाता है। इनिशियली हर किसी को प्रॉब्लम होता है, बट अगर आपके पास राइट अवेयरनेस हो कि जी किस तरह आप अपनी मदद कर सकते हैं, आपको इसके बारे में, मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मालूम कि जी क्या सर्विस आप कर सकते हैं, किस तरह की कहाँ आप अपनी मदद के लिए जा सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राइट बीनिश, जब बात करते हैं हम मेंटल हेल्थ की, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज, बट पूरी दुनिया में मेंटल अवेयरनेस की कमी है।
कि हम उस पर बात करें, उस पर डायलॉग करें और उसको एक टैबू ना समझें। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में हमें क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो इस टैबू को कम कर सके? थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल मुझसे पूछा क्योंकि मैं खुद आपको मैं साफ बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ एक बैरियर है, इसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती, स्पेशली जो हमारी एशियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी भी हम इसके बारे में इतना बात नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, एक सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट। जी, आज यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ पे जो नेटवर्किंग इवेंट्स हो या यहाँ पर वेलबींग सेशंस हो, वर्कशॉप्स हों, हम उसके थ्रू लोगों को मैसेज पहुंचाएं, एक कॉन्सेप्ट सेल्फ केयर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान में भी ऐसे सेमिनार्स हो, ऐसे वर्कशॉप्स हो, टॉकिंग सेशंस हो, जहाँ पे अवेयरनेस हो और प्रमोट किया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए कि इसके बारे में बात करना एक ताबू बहुत ज़रूरी है। बीनेश, वी रियली होप कि आप जैसे इंटेलेक्चुअली साउंड और वाले लोग पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें जहां से भी दुनिया में बैठे हुए हो। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपनी बेहतरीन विजडम से मैं तो कहूँगी हमें और बाहर जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह की जाए, क्योंकि एक नया माहौल है, नए चैलेंजेस हैं और हमारे पास वो फैमिली सेटअप नहीं है जो बाहर यहाँ पे होता है, वो बाहर की दुनिया में नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। जी जोहेब, जाए आपकी इजाजत है? ओके जी, हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की और इस्लामाबाद की सूरत हाल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होने जा रही है, क्योंकि बुशरा बीबी खुद इस एहतजाज में शामिल हैं और शी इज़ कॉलिंग द शॉट्स। अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उन्होंने मुख्तसर खिताबात भी किए हैं इस पूरी रैली के दौरान। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम बट्टू साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा, एहतजाज को लीड कर रही हैं बुशरा बीबी सियासत में अभी तक, यानी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एक्टिव हैं, खिताबात भी करती हैं। डी चौक पहुंचना है, डी चौक पहुंच के मकसद खान साहब को निकलवाना है। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं, कैन यू रिपीट? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी, वैसे तो ये स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, फॉर नाउ अगर अभी की बात करें हम तो वो एक मार्च को लीड कर रही हैं, मुख्तलिफ भी जगहों पर वो कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हमें डी चौक पहुँचना है और मकसद हमारा बानी पीटीआई को रिहा कराना है। तो अभी तक इसी ऑब्जेक्टिव के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब आप अस्सलाम वालेकुम, जब आप कहेंगे आप लोग, अब आप लोगों में तो एक तो फैमिली है, दूसरी तरफ बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स हैं, पीटीआई लीडर्स हैं। हाँ साहब ने जो कंडीशंस हैं वो पहले लेआउट की हुई हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस। तो जो पार्टी है वो उस पर काम करेगी। जाहिर बात है, बुशरा इमरान खान का तो एक पर्सनल उनका है, मोटिव है कि खान साहब की रिहाई। तो आपने अगर देखा है कि वो बार बार बात भी उसी चीज़ के ऊपर कर रही हैं। एज अ वाइफ शी इज़ आउट देयर टू गेट जस्टिस फॉर हर हस्बैंड। तो ये उनका मेन मोटिव है। बाकी जो कंडीशंस हैं, ऑफ कोर्स रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिटर्न ऑफ द मैंडेट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो रिहाई है, वो सब कंडीशंस तो खान साहब ने पहले लेआउट की हुई हैं, वो सबको मालूम ही है जी। वो सियासी हिकमत अमली तो, लेकिन वो अभी तो लीड तो कर रही है ना बुशरा बीबी, वही तो अभी फैसले ले रही हैं। जो मार्च की हम बात करें कि किस तरह जाना है, क्योंकि देखिए कल एक खबर भी आई थी और उसमें ये बताया गया था कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है खान साहब से और खान साहब ने कोई मैसेज भी रिकॉर्ड कराया है बुशरा बीबी के लिए कि एक जगह ऐसी मुख्तस कर ली जाए जहां पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके वहां एहतजाज किया जाए, हुकूमत भी पीछे हट जाएगी, ये सारी जो पाबंदियां हटा दी जाएंगी। लेकिन बुशरा बीबी ने इसको मना कर दिया। नहीं, एब्सोल्युटली फेक, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब ने उनको पहले ही डायरेक्शंस दी थी कि क्या करना है और उन्होंने कहा था कि ये डायरेक्शंस चेंज नहीं होंगी और उसी पे बुशरा इमरान जो है वो अमल कर रही हैं। ये कल के जी वीडियो मैसेज आया, वीडियो रिकॉर्डिंग इंतहाई फेक न्यूज़ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बैरिस्टर गौहर और बाकी टीम जाके खान साहब को जिसके भी मैसेजेस पास करते रहे वो उनको खुद पता है
लेकिन खान साहब ने पहले ही डायरेक्शंस दी हुई थी और इसीलिए दी थी कि मिडल में आके कोई उनको चेंज नहीं करे। और जैसे बुशरा इमरान ने पहले दिन कहा कि ये प्रोटेस्ट तभी कॉल ऑफ होगा जब खान साहब खुद बाहर आके उन्होंने ये नहीं कहा कि रिकॉर्डिंग पे किसी पे कर दें, बाहर आके खुद अपनी कौम से खिताब करेंगे और प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करेंगे। जी मरियम साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं, जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, 4 आर्मी के अहलकार हैं, रेंजर्स के अहलकार हैं, वो भी वो वफात पा गए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम रखते हुए सामने क्या देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं या किस डायरेक्शन में आप जाते हुए देख रही हैं इस प्रोटेस्ट को? इज़ इट गोना गेट वर्स या चीज़ें सेटल होते हुए नज़र आ रही हैं? मेरी जहाँ तक न्यूज़ है, बहुत सारे जो पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे जिनके हाथों में कुछ भी कोई वेपन्स भी नहीं थे, उनके ऊपर पॉइंट ब्लैंक फायर किए गए और कई सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो शहीद हो गए। मैं शहीद उनको इसलिए कहूँगी कि वो जो बेचारे प्रोटेस्टर्स निकले अपने घरों से, वो निकले थे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के। अभी आप देखें, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, जो भी मर्जी आप कहें, देयर इज़ नथिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो वो उनके लिए निकले थे, उसकी रेस्टोरेशन के लिए। उनके ऊपर इन लोगों ने, वो नहते थे, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, इन्होंने उनको फायर किए। मुझे जहाँ तक मालूम है, कई सारे प्रोटेस्टर्स, पीसफुल प्रोटेस्टर्स, उनको इन्होंने मार डाला। अब इनके ऊपर है, फोर्सेस इनके पास हैं, वेपन्स इनके पास हैं, अथॉरिटी इनके पास है कि ये कितनी जल्दी, जो आप ये देखें, अगर इनके पास कौम का अगर अवाम ने इनको मैंडेट दिया होता तो ये डर के कंटेनर्स के पीछे छुप के नहीं बैठे हुए होते, ये पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त देते। अगर इनको लगता कि खान साहब के साथ पाकिस्तान नहीं है तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त देते और फिर ये देखते। अभी तो आप ये देखें कि डिस्पाइट द कंटेनर्स, डिस्पाइट द पुलिस ब्रूटैलिटी, डिस्पाइट दैट द एफसी रेंजर्स ऑफ पॉइंट ब्लैंक, आप फिर भी देखें कि लोग कितने डिटरमिन्ड हैं। तो एक दफ़ा खोलें सड़कें, एक दफ़ा हटाएं कंटेनर। मरियम साहब, एक और चीज़ बताइएगा। अभी बुशरा बीबी और वजह तौर पर उनकी अहलियाँ हैं खान साहब की, और एक इमोशनल अटैचमेंट होती है फैमिली मेम्बर्स का, तो एक ख़ास ही एक दूसरे के साथ ज़ाहिर है उनके लिए निकलना होता है, ऑल आउट जाना होता है, तो वो एहतजाज को लीड कर रही है। लेकिन देखिए, ऑन द अदर हैंड आपके चेयरमैन हैं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, वो एक मैसेंजर का किरदार अदा कर रहे हैं। एहतजाज में भी वो हमें उस तरीके से एक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सही है, बीइंग अ फैमिली मेंबर आप एहतजाज करें, सड़कों पर निकलें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है, और वो क़यादत चाह रही है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वो समझ रही है क़यादत, ये खबरें आ रही हैं कि वो सही रास्ता नहीं है, वो डेड एंड की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात से हल निकाला जाए इसका। ये तासुर बन रहा है, इस तासुर को आप ज़ाहिर करेंगी या वाकई ऐसा है? अगर वो क़यादत खान साहब के जो डायरेक्शंस हैं उनसे हट के कुछ अपना कर रहे हैं, और तो मैं उसको पीटीआई की क़यादत नहीं कहूँगी, क्योंकि पीटीआई की क़यादत जो लीडरशिप है, इट्स वेरी क्लियर कि खान साहब की क्या डायरेक्शंस हैं और उसी पे अमल करना है। खान साहब चाहे इस वक्त करंट चेयरमैन नहीं है, बट ही इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ पीटीआई। पीटीआई के जो इतने सारे कारकुनान निकले हैं वो उनकी कॉल पे निकले हैं। आई एम श्योर कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इस वक्त, क्योंकि निगोशिएट कर रहे हैं दोनों साइड से, तो ही इज़ बिजी विद दैट। अच्छा, जैसे आपने कहा कि निगोशिएट कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर, तो क्या कोई मैसेज पहुंचा है कल? क्योंकि मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर की, कोई बुशरा बीबी तक मैसेज पैगाम पहुंचाया उन्होंने? नहीं, बैरिस्टर गौहर की जो है बुशरा बीबी से मुलाकात इसी नहीं कि बुशरा बीबी की डायरेक्शंस बहुत क्लियर है। खान साहब को उन्होंने रिलीज के लिए हम बाहर नहीं आएंगे। नहीं, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है खान साहब से लेट नाइट। मैं आपको वही बता रही हूँ कि बैरिस्टर गौहर जो मुहसिन नकवी साहब और गवर्नमेंट की जो उनसे मुलाकातें हुई हैं, वो पैगाम उन्होंने खान साहब तक पहुँचाया, और वो जो भी खान साहब ने उनको कहा वो उन्होंने वापस पहुंचाया। बुशरा इमरान से उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि बुशरा इमरान अगेन पार्टी के डिसीजंस नहीं कर रही हैं। पार्टी के डिसीजंस पार्टी करेगी, खान साहब करेंगे। बुशरा इमरान का मकसद जो है वो ज़ाहिरी बात है कि अपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो ज़ाहिर। लेकिन देखिए, अगर पार्टी ये डिसाइड करती है, अगर पार्टी ये डिसाइड करती है कि एक जगह मुख्तस कर ली जाए और इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर या हट के हम प्रोटेस्ट भी करें, धरना भी दें, तो क्या बुशरा बीबी उसको मान लेंगी? ये डिसीजन खान साहब का होगा, बुशरा इमरान का नहीं है। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि डिसीजन जो है वो खान साहब का है। बुशरा इमरान जो भी कह रही हैं वो खान साहब के फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल जी। मरियम साहिबा,
आई एम जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग। जी, जी। आपने रेंजर्स का मेरे से पूछा था। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी जब उसकी डेथ होती है, उसके पीछे उसकी फैमिली होती है, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे वो रेंजर्स हैं, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। और कोई भी हम में से ये नहीं चाहेगा कि ये जाने जो हैं वो इस तरह बिला वजह ज़ाया हो, जो है वो बिल्कुल। जाए। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अब आपको पता है कि आप ये कहें कि जी हमने चोरी तो की है लेकिन आप हमारी चोरी मान लें, दैट इज नॉट अच्छा पॉसिबल। देखिए, हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी इस वक्त, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बुशरा बीबी इस वक्त समझ रही हैं कि वो लीडर बन चुकी हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगी, चाहे कोई सीनियर एलिमेंट्स उनको आकर कुछ भी कहें। उनके मुताबिक, ख्वाजा आसिफ के मुताबिक, बुशरा बीबी नहीं मानेंगी और उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा कि इन्हें लाशें चाहिए ताकि अपनी सियासत को मजीद चमकाया जा सके। ख्वाजा आसिफ की मैं क्या ही बात करूं, उनको अपनी पार्टी की हिस्ट्री देखनी चाहिए कि जब नवाज शरीफ साहब सिमिलर सिचुएशन में थे तो बेगम कुलसूम नवाज निकली थी, तो ख्वाजा साहब को तो ऐसे कहते हुए पहले सोचना चाहिए। बेनज़ीर साहिबा निकली थी जब उनके वालिद की जान खतरे में थी। तो ये तो हमें एक हिस्ट्री में पता लगता है। और उससे पहले अब अगर इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएं तो मुसलमान खवातीन निकलती रहीं जब उनकी ज़रूरत रही। मुसलमान खवातीन जो होती हैं वो बहादुर होती हैं, वो डर के बैठने वाली नहीं होती हैं। जब कौम को, किसी को, उनके ख़ानदान को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो निकलती हैं। राइट। तो बुशरा इमरान भी इसीलिए निकली हैं। अल्लाह ताला खान साहब को बाहर लाए, उनका रोल खान साहब डिटर्मिन करेंगे, वो खुद डिटर्मिन करेंगी, लेकिन उनका पॉलिटिकल कोई इंक्लिनेशन नहीं है। वो जो कर रही हैं वो अपने वतन के लिए, अपने खावन के लिए और बाकी सब आवाम के लिए। बिल्कुल जी। मरियम साहिबा, ये भी बताइएगा प्लीज़ कि आपकी लास्ट बात क्या हुई है बुशरा बीबी से, एंड व्हाट इज़ द एजेंडा दैट यू गाइज आर फॉलोइंग? मेरे तो अभी क्योंकि रात थी, आई एम बिहाइंड टाइम, अभी सुबह हुई है, तो रात से जब मैं सोने से पहले मैंने उनके वेलबींग, उनके साथ भी लोग हैं जिनसे अगर उनका फ़ोन नहीं चल रहा हो तो आई कॉल देम एंड आई गेट हर वेयर अबाउट्स एंड हर सेफ्टी, कि वो कहाँ पर हैं। अभी आपने सुबह देखा ही होगा ट्विटर वगैरह पे कि उन्होंने सुबह उठ के भी वर्कर्स को कहा कि आपने पीसफुल रहना है, आपने कोई, और उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी से भी कहा कि आपके भाई बहन हैं, आपने इनके ऊपर फायरिंग नहीं करनी, हम लोग पीसफुल हैं, आप लोग भी पीसफुल रहें। तो शी इज़ ट्राइंग दैट कि कोई भी जान है ज़ाया ना हो, किसी को कुछ प्रॉपर्टी को, किसी को भी। लाए अमल यही है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली अपना बताया हुआ है कि खान साहब के जब तक रिहाई नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे। तो वो तो देखिए, इस्लामाबाद में तो फौज तलब कर ली गई है आर्टिकल 245 के तहत, और ये भी अहकाम आ रहे हैं कि शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी है, क्योंकि रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई है। और हुकूमती वज़रा भी ये कह रहे, फर्म है वफाकी वज़ीर दाखिला, कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर डी चौक में जहाँ पाबंदी है आने की, वहाँ अगर कोई आएगा तो सख्ती से निपटा जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस है। जो इलीगल हुकूमत है, मैं उसके हर हुक्म को समझती हूँ कि वो इलीगल है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर वो तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, उनके पास तो कोई वेपन्स नहीं है, क्यों फौज तलब की आपने? कौन शर पसंद है? आप लोगों ने फायरिंग की पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, आप लोग अब उनको शर पसंद कह रहे हैं। ये देखिए, हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो एक साइड अपने आप को है वो बोथ साइड। लेकिन देखिए, मसला यहाँ मरीम साहब इसलिए पेचीदा हो जाता है ना कि जब हुकूमत वक्त ये कह रही है, जो भी है हुकूमत वक्त है, अभी उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास सारा इंतज़ाम है, वो ये कह रहे हैं कि दफ़ा 144 भी है और हाई कोर्ट का हुक्म भी है और हम नहीं चाहते रेड जोन में दाखिले की पाबंदी। तो देखिए, जब आप एंटर होंगे, जब आप एंटर होंगे तो ऑब्वियसली आप ताकत के जरिए एंटर होंगे, यानी आप कंटेनर्स हटाएंगे ताकत के जरिए, और बाय हुक और बाय क्रूक आप दाखिल होंगे डी चौक में। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप रुक जाएंगे, इंतजामिया कहेगी तो फिर तो कॉन्फ्रंटेशन ही है ना। तो इस टकराव की सूरत में क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? इन पॉसिबिलिटीज पर गौर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखिए, ये जो आपने कहा कि जहाँ जिसके पास पावर है, जिसके पास गन्स हैं, जिन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ पे गौर करें, क्योंकि उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो जो गलत कर रहे हैं वो अपने आप को रिव्यू करें, वो अपने आप को देखें। गलती पे गलती पे गलती करना वो गलती को सही नहीं कर देगा, उनकी गलती को वो अपनी गलती सही करें। जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं वो अपने राइट्स के लिए आ रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने सबोताज कर दिया, 26 अमेंडमेंट, जुडिशरी को आपने तबाह कर दिया, डेमोक्रेसी को आपने तबाह कर दिया, ह्यूमन राइट्स को आपने वायलेट किया। ऊपर से आप जो है वो ये शोर मचाते हैं कि जी दूसरे लोग शरपसंद हैं। शरपसंदी कौन कर रहा है? ये आपको भी एज ए नेशन, आप लोग जो आज एंकर्स हैं, आप लोग जो स्टार्स हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सबको देखना चाहिए
ये सिर्फ कोई बुशरा इमरान खान की फाइट नहीं है, ये आप Absolutely, सब Mariam लोगों के साहिबा. फ्यूचर की फाइट है. This is It is fight for about your future. Pakistan. बिल्कुल जी, आप It is बिल्कुल about सही कह रही हैं. इन वट एवर कैपेसिटी दैट वी कैन, हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने शो के जरिए ये देखिए पाकिस्तान चीज़ की को बिल्कुल बेहतरी की बहुत शुक्रिया बाहर मरियम लेकर भट्टू आए. साहब, आपने वक्त दिया. पाकिस्तान की बेहतरी की बात होनी चाहिए और जितने भी मसाइल उनका हल मुज़ाकरात के जरिए ही है, अफवाम व तफहीम से हल किया जाए, किसी भी जानी Peaceful नुकसान तरीके से बिल्कुल से. बचा जाए. पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए और पीसफुली मामले को हैंडल और करना चाहिए. ये हमारी पीसफुल जो दुआ भी है. ऑपोजिट साइड से हैं वो भी पीसफुल रहें और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी पीसफुल रहें. दैट्स आवर एजेंडा. एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा. वील बी राइट बैक. जी वेलकम बैक नाजरीन. दिस इज आवर टाइम चेक. तो हो गया है, बार बार चाय पीने का दिल कर रहा है. अब जी बात करेंगे हमारे चैंपियन से. आपको पता है ज़ुहैब, पाकिस्तानी एथलीट्स आर डूइंग अनबिलीवेबल इंटरनेशनली भी. चाहे हमारे पास ज़राए कम है, टेक्नोलॉजी कम है, लेकिन हमारे बच्चे उन सारे हर्डल्स से क्रॉस करके और बेहतरीन कारकर्दगी करते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं. इसी तरह 2 सितारे आज हमारे साथ मौजूद हैं. कौन से सितारे हैं, पहले आप ये ज़रा पैकेज देखिए और उसके बाद उन सितारों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे. बिल्कुल. So end of the fight here, the right missed, the left landed cleanly and the knee was... मुल्क के जवान, मुल्क का फखर, मुल्क की पहचान. पाकिस्तानी बॉक्सर हो या फिर हो एथलीट, खेलों के शोबे में पाकिस्तानी किसी से कम नहीं. पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान जहरी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया. मस्कत में होने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट में शोएब खान ने अफगान बॉक्सर को हराकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया. शोएब खान जहरी की फाइट रवां साल के आखिरी महीने दिसंबर में भारतीय बॉक्सर के साथ होगी. पाकिस्तान के अब्दुल्ला चांडियो कराटे कॉम्बैट किक बैक 3 इवेंट जीतने वाले मुल्क के बेहतरीन एथलीट हैं. अब्दुल्ला पाकिस्तान के नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुके हैं. पाकिस्तान के ये टैलेंटेड सपूत आज बन रहे हैं राइज एंड शाइन के मेहमान. इनसे मिलते हैं और करते हैं बहुत सी बातें. करते हैं बहुत सी बातें. वो जो पंच चल रहे हैं गुड बॉयज बट बैड थिंग्स. बैड. क्या बात है. और जो जैसे पंच चल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से, एक हमारे किक बॉक्सिंग चैंपियन है बिल्कुल और दूसरे हमारे बॉक्सिंग चैंपियन है. तो हम मिलवाते हैं अपने सितारों से आपको. शोएब खान जहरी, ही इज अ बॉक्सिंग चैम्प और जैसे कि आपने पैकेज में भी देखा, इंडियन बॉक्सर से इवेंचुअली इनका कंपटीशन भी है. अब्दुल्ला चांडियो जो कराटे चैम्प हैं और किक बॉक्सिंग चैम्प हैं. अस्सलाम वालेकुम. आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. भाई बेहतरीन कारकर्दगी रही है आप लोगों की दोनों कॉम्पिटिशन्स में. सबसे पहले तो शोएब ये बताएं, जो आप पंचेस मार रहे हैं तो कितने अरसे आपने ये प्रैक्टिस की है? कोई गुस्सा था ये किसी का जो आप निकाल रहे थे अपने ओपोनेंट पे? बट अनबिलीवेबल कारकर्दगी रही है आपकी. अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए. सलाम. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें लास्ट टाइम इज़्ज़त दिया. जो मेरा फाइट अफगानिस्तान के साथ था बहुत अच्छा फाइट था. ये ओमान के शहर मस्कत में हुआ था, तो वो भी माशाल्लाह मोताई का वर्ल्ड चैंपियन फाइटर था. तो बहुत अच्छा फाइट हुआ और बहुत अच्छा मुकाबला हुआ. अल्लाह पाक ने आप लोगों की दुआओं से इज़्ज़त दी. ज़बरदस्त जी. और अब्दुल्ला आप बताएं, आप तो कराटे कॉम्बैट किक बैक, बिल्कुल ज़बरदस्त किक बॉक्सिंग में आपके जो हम देख रहे थे इस वक्त, कैसा आपका करियर कैसा अभी तक रहा है, क्या क्या अचीवमेंट रही है और कहाँ जाना चाहते हैं? जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. जी जैसे कि आपने देखा, मैं कराटे कॉम्बैट पर अपनी फाइट जीता. सो कराटे कॉम्बैट के बारे में आपको कुछ बताऊंगा. कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत से कम एथलीट्स एशिया से जाते हैं या किसी भी कंट्री से जाते हैं. तो जैसे कि पाकिस्तान से शाजिर रिंद है उसमें और मैं हूँ फिलहाल. तो इसी तरह मेरे फादर भी फाइटर थे, मेरे अंकल भी फाइटर थे. तो उन्हीं की लेगेसी आगे बढ़ाते हुए मैं कराटे कॉम्बैट में पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फाइट जीता. अब्दुल्ला, किसने आपको सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया? अभी तक तो काफ़ी मुझे मैचेस अच्छे मिले हैं. आई हैव फॉट विद अ मोरक्कन गाय, ही वाज वर्ल्ड चैंपियन. उनसे मैं पहली फाइट हार गया था, लेकिन जब मेरा रिमैच हुआ फिर मैं उससे फाइट जीत चुका था.
and now I was fighting a guy. He was Europe's #1 fighter, मतलब वो यूरोपियन चैंपियन था. तो मुझे फाइट उसके अगेंस्ट मिली शॉर्ट नोटिस में. उन्होंने बोला कि आप इससे लड़ सकते हैं, उसकी क्योंकि फाइट मुझसे ज़्यादा थी. मैंने कहा व्हाई नॉट, आई विल ट्राई. सो मैं गया, मुझे पता था मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया और जीत कर आया. और शुएब आप बताएं कि आपका स्टाइल ऑफ प्ले यानी क्या है. देखिए दो तरह के चलते आ रहे हैं ना, एक तो माइक टाइसन वाला है कि फौरन ही ओपोनेंट को नॉकआउट कर दो, इतना एग्रेशन दिखाओ. दूसरा फिर लेजेंड मोहम्मद अली का स्टाइल है. तो किसको आप फॉलो करते हैं, कौन है जिसको आप देखकर आपने बॉक्सिंग की तरफ आए? मैं मोहम्मद अली के साथ मतलब मोहम्मद अली को देखकर उसी तरह मैं बॉक्सिंग खेलने का मतलब शौकीन भी हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि उसी तरह मतलब मैं बॉक्सिंग खेलूँ और जो क्राउड है जो शायद देखने का मौका दे दूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उस जरा जैसे फाइट जब मैं खेलता हूँ मोहम्मद अली को जब मैं फॉलो करता हूँ तो मैं खुद भी बच जाता हूँ और अपोनेंट को भी मतलब जख्मी करता हूँ और फाइट जीत जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई. वो वाला सी. अच्छा मुझे बता भी नहीं, मैं जरा शुएब से अभी ये की जो फाइट हुई थी माइक टाइसन और रियान, ये क्या फाइट थी? लोग कह रहे हैं फिक्स फाइट थी और टाइसन के वो पंच नजर ही नहीं आए. एज की वजह से ऐसा या क्या प्रॉब्लम क्या हुई? जी एज की प्रॉब्लम भी थी. लाइक बिजनेस, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की एक बिजनेस है. अभी मैं टाइसन की जो एज है मतलब अगर वो फाइट जीत भी जाए तो आगे उसको ये रैंकिंग जरूरत नहीं है, उसको एक रैंकिंग काम नहीं आएगी, ये विन उसको काम नहीं आएगी. जैक पॉल को ये रैंकिंग का तो इसलिए इस फाइट में मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया मैक टाइसन ने, तब ये फाइट मतलब उनको दिया जैक पॉल को. वरना मैक टाइसन के साथ मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, 2 राउंड 3 राउंड में स्टॉप हो जाते हैं. राइट. शुएब ये बताइएगा, आप ही की फील्ड से रिलेटेड है, हैवी वेट चैंपियंस फाइटर्स जो हैं वो क्यों नहीं नजर आते हैं हमें पाकिस्तान से स्पेशली? असल में सिर्फ हेवी वेट की बात नहीं है, पूरे तमाम मतलब जो कैटेगरीज है बॉक्सिंग में 14 कैटेगरीज हैं, तमाम कैटेगरीज में मतलब जो बॉक्सर अपनी मदद आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो मतलब स्क्रीन में नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान का झंडे मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मतलब लहरा रहे हैं. अगर सपोर्ट की बात आ जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से हो, हमें उस तरह के सपोर्ट या उस तरह की अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली है जिस तरह मतलब एक इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलना चाहिए. हमारे हमसाया मुल्क में आप लोगों को मिसाल दूं इंडिया का, इसी तरह मतलब मैं ईरान का मिसाल दूं, इसी तरह मतलब तुर्किश का मतलब सऊदी अरब को, दुबई का, जहाँ भी जिधर भी मतलब हम लोग जाते हैं तो वहाँ स्पोर्ट्स जी हाँ बिल्कुल. अब्दुल्ला की बात बहुत है, या फिर हमारे स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं. राइट, ये हम बात करते रहते हैं. अब्दुल्ला आप बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि आपके पास एक तगड़ा स्पॉन्सर हो ताकि एज एन एथलीट आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं हो वाइल फाइटिंग स्पेशली? देखिए आई एम डूइंग वेल बिकॉज आई गॉट स्पॉन्सर्स. आपको स्पॉन्सर्स के लिए क्राइटेरिया चाहिए होता है कि आपको अच्छा प्रोफाइल चाहिए होता है सबसे पहले, एंड यू आर फाइटिंग इन अ गुड प्रमोशन, देन दे विल स्पॉन्सर यू. यू गॉट मी लाइक अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ रहे हैं, मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जिसका नाम है, तो दे आर विलिंग टू पे यू. सो इसी तरीके से मैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ रहा हूँ एंड मैं अपना नाम प्रूव कर रहा हूँ. मैं प्रोफेशनल फाइटर हूँ और जाना माना फाइटर हूँ फिलहाल, तो लोग मुझे स्पॉन्सर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आई एम डूइंग वेल नाउ. और आगे के क्या प्लान्स हैं अब्दुल्ला? आई एम फाइटिंग ऑन 11th of Jan इन चाइना, शंघाई, और मेरी फिर से फाइट है कराटे कॉम्बैट में क्योंकि मैं साइंड एथलीट हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं अपने मुल्क को वापस वहाँ तो बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है आपको. बिल्कुल, आई एम फाइटिंग अ वर्ल्ड चैंपियन, चाइना से ही है, वहाँ का लोकल है. सो मैं किसी भी तरीके से अपना कुछ भी अपने मुल्क का झंडा और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते. जबरदस्त. शुएब आप बताइए, हमारे शो के तवस्सुल से आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, कॉर्पोरेशंस जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आप लोग के तवज्जुह से गवर्नमेंट को यही मतलब कहना चाहता हूँ. सबसे पहले तो मैं अपने जो स्पॉन्सर थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. इस प्लेटफॉर्म से गवर्नर की पीके फैसल करीम कुंडली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. इनके अलावा मतलब OGDCL का शुक्रिया अदा करता हूँ और PSO का शुक्रिया अदा करता हूँ जी. इन्होंने मतलब जो मेरा कमिंग फाइट उसमें भी इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, और जो बैक गुजरा हुआ फाइट था अफगानिस्तान के साथ ओमान में जो हुआ था उसमें भी इन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया था और स्पॉन्सर किया था. और गवर्नमेंट को भी ये कहता हूँ, मेरे जैसे सितारे या अब्दुल्ला भाई जो बेटा है, इस जैसे सितारे पाकिस्तान में कई ज्यादा हैं. अगर उनको सपोर्ट अगला कंपटीशन कौन सा है? अगला कंपटीशन आपका कौन सा है शुएब? जी मेरा कमिंग फाइट जो है इंशाल्लाह इंडिया के साथ है. एक हमारा रिवायती हरीफ भी है और बहुत अच्छा फाइट होगा इंशाल्लाह. हमें इस वक्त 3 लोकेशन बताए गए, थाईलैंड है, दुबई और तुर्की इंशाल्लाह इस्तांबुल. तो हम लोग इंशाल्लाह अभी इसमें डिसाइड कर रहे हैं, तो जब भी इंशाल्लाह इवेंट होगा आप लोग के साथ डेट और लोकेशन जल्द से जल्द इंशाल्लाह शेयर करेंगे. अच्छा अब्दुल्ला ये बताइए, UFC जाने का इरादा है, एक एथलीट का ड्रीम होता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली खेले. इट्स अ वेरी हाई एंड प्लेटफॉर्म.
आपका भी यही डायरेक्शन है? राइट नाउ मेरा फिलहाल एक ही विजन है, फोकस है कि मैं कराटे कॉम्बैट में वर्ल्ड चैंपियन बनूं पहले। जैसे कि जब मैं देन आई विल मेक माय नेक्स्ट मूव, यू नो लाइक फिर बंदा फोकस होता है कि हाँ भाई पहले मेरा ये इरादा है, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। तो राइट नाउ मेरा कोई इरादा नहीं यूएफसी तक जाने का, मैं पूरा फोकस्ड हूं कराटे कॉम्बैट का वर्ल्ड चैंपियन बनने का। उसके बाद आई विल प्लान व्हाट्स आवर नेक्स्ट मूव। और दोनों ये बताइए कितनी ट्रेनिंग आप करते हैं, दोनों वन बाय वन बताएं, और फैमिली सपोर्ट कितनी जरूरी है और कितनी आपको मिली है? देखिए फैमिली सपोर्ट की बात होती है तो माय फादर वाज अ फाइटर, माय अंकल, सो मेरी मदर्स और सबको मतलब वी हैव 3 gyms in Karachi, so I have 20 cousins, 25 cousins, they all are fighters. मैं फाइटर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उन सबको पता है किस तरह चलना है। तो आई लिव इन दुबई, नहीं लेना चाहिए, पंगा नहीं लेना, कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं दुबई में रहता हूँ और मैं यहीं ट्रेनिंग करता हूँ अपनी। आई गॉट अ कोच जेसन नाम इनका, one of the best coaches in the world, so वो भी वर्ल्ड चैंपियन है, so we are looking forward to become world champion. और शोएब आप बताइए। जी मेरे जो ट्रेनिंग शेड्यूल है मॉर्निंग टाइम तकरीबन अभी कमिंग जो मेरे फाइट आ रही है इसके लिए मैंने ट्रेनिंग मजीद ऐड किया। इससे पहले जो मैंने अफगानिस्तान के लिए ट्रेनिंग किया था 2 मंथ तकरीबन मैंने मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम ट्रेनिंग किया था। माशाल्लाह मेरे साथ एज अ टीम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसके जेट जो मेरा प्रमोशन है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और प्रमोट कर रहा हूँ। तो अपने बॉक्सर के साथ मतलब ट्रेनिंग करता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग होती है। मॉर्निंग टाइम तकरीबन मैं 2.5 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ जिसमें हमारा रनिंग होती है, स्किपिंग रोप होती है, शेडो पंचिंग होती है, वार्म अप होती है। इसी तरह फिर हमारा इवनिंग टाइम जो ट्रेनिंग सेशन है ये भी 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन होती है माशाल्लाह, जिसमें हमारा मतलब शेडो होती है, फिर उसके बाद वार्म अप के बाद हम लोग कंडीशन स्पेयरिंग करते हैं एक दूसरे से, मतलब कुछ सीखते हैं, कुछ पंच के बर्दाश्त अपने जैसे मिले के आते हैं। फिर पता है आप दोनों को, हमारी मेरी और सरवत की भी एक बाउट होती है, वो फेक बाउट हमारी भी होती है। हम दोनों भी फिक्स्ड मैच होता है हमारा, फिक्स मैच होता है और ज़ुहैब हमेशा हार जाता है। आप लोग हमारे चैंपियन हो। नहीं, आप लोग हमारे स्टार्स हैं, शोएब और अब्दुल्ला। दोनों स्टूडियो में भी आइएगा, दोनों को बहुत बेस्ट स्टार बने तो आप लोगों की दुआ से बने, और आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत से भी बनेंगे। तो आप दोनों को हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और हम होप करते हैं कि हमारे इस शो के ज़रिए आप लोगों को वो सारे ज़राए हुकूमत और डिफरेंट कोऑपरेशंस प्रोवाइड करें ताकि पाकिस्तान आप का और झंडा आप दोनों नाम रोशन कर सकें। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। तो हो जाए फिर बाउट, देख लें, हम तो एक आम रेसलिंग के लिए भी तैयार हैं। ठीक है जी नाजरीन, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हैवी वेट और वेल्टर वेट का कोई मुकाबला नहीं। हैवी वेट वेल्टर वेट, आंखों का इलाज जरूरी है। ब्रेक लेंगे, एक छोटी सी कहीं मच जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते चलते हैं कराची की माहौलियात पर। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे पानी को, हमारे सॉइल को, हमारी हवा को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और साथ साथ गवर्नमेंट की तो है ही। बिल्कुल, और एक ताज़ा रिसर्च जो आई है, कराची का इलाका कुरंगी है जहाँ मिट्टी आलूदा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कराची की एक नई तहकीक ने तहलका मचाया है। और अब अगर ये आलूदा है तो इससे लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, कल्टीवेशन जो हो रही है वो, पीने का पानी, बीमारियां, ये सब कुछ, पेट की बीमारियां, सब कुछ इससे जुड़ी हो। तो एक पैकेज हमने तैयार किया है, वो देखिए, और फिर हम हमारे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। कराची के इलाके कोरंगी की मिट्टी आलूदा, जामे कराची की नई तहकीक ने तहलका मचा दिया। तहकीक में जिला कोरंगी के 4 टाउन से सैंपल्स इकट्ठे किए गए। तहकीक में 44 डंपिंग स्टेशन के सैंपल का जायजा लिया गया। तहकीक में बगैर ट्रीट किए सॉलिड वेस्ट ठिकाने लगाना इंतहाई तशवीशनाक करार दिया गया। तहकीक में बताया गया है कि रिहायशी इलाकों में बनी कचरा कुंडियां मिट्टी के मेयार को खराब कर रही हैं। ये आलूदगी ज़ेरे ज़मीन पानी के मेयार को आलूदा कर सकती हैं। बेतरतीब और बगैर ट्रीट कचरे की डंपिंग से मिट्टी के तबई खुसूसियात बदल जाती हैं। भारी धातें मिट्टी में जमा हो जाती हैं और बारिश के पानी के साथ जहरीली धातें ज़मीनी पानी के ज़खायर में भी दाखिल हो जाती हैं। कराची में 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। इनमें टेनरीज, फाउंड्रीज, मेटल प्रोसेसर्स, प्लास्टिक, रबर, शीशा, सिरेमिक्स, टाइलें, सीमेंट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, साबुन, फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स और खाद, कीड़े मार अद्वियात और दीगर केमिकल्स बनाने वाले शामिल हैं। फैक्ट्रीज के फुजला न सिर्फ मट्टी बल्कि पूरी साहिली पट्टी को
जहरीला बना देते हैं। WWF की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रोजाना तकरीबन 475 मिलियन गैलन गंदा पानी पैदा होता है, जिसमें 12% पानी साफ किया जाता है, जबकि 88% गंदा पानी लियारी और मलीर नदियों समेत मुख्तलिफ निकासी आब के रास्तों से गुजरने के बाद समंदर में चला जाता है। जी तो नाज़रीन, कुशा रिपोर्ट, आंखें खोल देने वाली, दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, और सारी जो रिसर्च है जो कराची की बेसिकली वो आप ही ने की है। तो ये बताइए आमिर साहब कि ये जो हमने विजुअल्स देखे और जो नंबर्स हैं वो माइंड बॉगलिंग है, और बीमारियां अलग हैं, जो लाइफ है ज़मीन की, पानी की, हवा की, वो सब मुतासिर हो रहे हैं। इमरजेंसी सूरत हाल लग रही है जैसा रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और पिछले 15 सालों से जो हम ये काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि अब हमें ख़ास तौर पे कराची जैसे मेगा सिटी में हमें इन्वायरमेंट की एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि जो पीने का पानी है तकरीबन 65% जो पीने का पानी नलकों में आ रहा है वो फीकली कंटेमिनेटेड है। इसमें बीमारी फैलाने वाले जरासीम मौजूद हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर ये क्रॉस कंटेमिनेशन का शिकार होता है। गटर का पानी पीने के पानी की लाइंस में जो है वो जाकर मिक्स होता है। इसी तरह पूरे कराची का जो अनट्रीटेड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये मलीर और लियारी नदी के ज़रिए समुंदर में हम डंप करते हैं। ये जो WWF की जो फिगर है ये खासी पुरानी है। तकरीबन मलीर रिवर से 350 मिलियन गैलन पर डे और लियारी रिवर से तकरीबन 375 मिलियन गैलन पर डे हम गंदा पानी समुंदर में बहा देते हैं। इट्स अबाउट 700। सो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, और ये फर्स्ट टाइम जो स्टडी हमने की है ये इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कराची में जहाँ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन के मसले जिस तरह से चलते चले जा रहे हैं, और इसके साथ हमारे लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और मैं ये पहले भी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ कि कराची अनकरीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करेगा। सो वहीं पर एक जो सबसे बड़ा कराची का जो मसला है जो पिछले 40 सालों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमें हर जगह कचरा कुंडीज नज़र आती हैं, और इस तरह की स्टडीज़ कराची में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं हुई है। तो सबसे पहले ये स्टडी है जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में स्टार्ट की, जिसमें 4 टाउन, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी, लांडी और कोरंगी। तो लांडी और कोरंगी का जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल जोन, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन कराची का है। तो ख़तरनाक बात यह है कि जो सॉइल क्वालिटी थी कचरा कुंडीज़ की, ये सॉइल क्वालिटी इंतहाई हद तक ख़राब होती चली जा रही है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो ब्लेम दूंगा वो आम पब्लिक को दूंगा, क्योंकि हमें बचपन से ये तो सिखाया जाता है कि कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना है, लेकिन हम अपने घरों में अलग अलग डस्टबिन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं करते। दैट इज़ एक्चुअली दी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। अगर हम अपने घर में अलग अलग डस्टबिन रख लें तो वो सारा रिसाइकलेबल वेस्ट जो है वो हम सेल आउट करके पैसे कमा सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि लॉकडाउन जब हुआ था तो हमने 2 रिसर्चेस की थी, एक लांडी टाउन में और एक गुलशन इकबाल टाउन में, और वहाँ पर हमने डिफरेंट घरों में अलग अलग डस्टबिन दे दिए थे, और वो रिसर्च मेरे पास मौजूद है। तो 1 साल में एक घर में एक शख्स ने कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपए अर्न किए थे उस सॉलिड वेस्ट को बेचने के बाद। इसी तरीके से आप देखें कि मैं हमेशा लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि आप अपने घर में जो कचरा जमा होता है वो एक डस्टबिन में डालकर कचरे वाले को भी देता है और कचरे वाले को आप पैसे भी देता है। कराची में जो इस वक्त एक लोकल जो कचरा कलेक्ट करने वाला जो शख्स है, बहरिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये हमें बताती है कि वो 1500 से 2000 रुपये डेली के वो कमा रहा है, और आई थिंक 250 से 300 रुपये जो है वो पर हाउस जो है वो अलग कलेक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक बिज़नेस भी बना हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ हमें ज़रा सी जहमत करने की ज़रूरत है कि हम अपने घर में कचरे को अलहदा कर लें। इवन जो किचन वेस्ट है, लेकिन अब ये तो हमारी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो गई ना कि जिम्मेदारी क्या है, लेकिन आप इंतज़ामिया की सतह पर आप क्या कहेंगे? देखें, हम तो कर लेंगे और हम देंगे कचरे वाले को, लेकिन डंपिंग पॉइंट तो एक ही है ना, वो एक जगह ही उसको फेंक देगा। स्पेसिफाइड डंपिंग पॉइंट्स होने चाहिए और उनको मेक श्योर करना चाहिए वहीं फेंके, जुर्माने हो। देखिए, इस पर मैं एक बात यहाँ करना चाहूँगा कि बहुत सारे इदारे माजी में भी कराची में काम कर चुके हैं, और इस वक्त जो बहुत एक्टिवली जो इदारा काम कर रहा है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो 2 लैंडफिल साइट्स है कराची की, जाम छाकड़ो और गोंद पास, ये तकरीबन 20 साल पहले ही कंप्लीटली फिल हो चुकी हैं,
और वहाँ पर लैंडफिल गैसेस के इश्यूज हैं, क्योंकि ये जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है इसकी वजह से मिथेन गैस जनरेट होती है। आप सरजानी टाउन के डिफरेंट एरियाज का विजिट करें तो वहाँ पे लोग ये कंप्लेन करेंगे कि ज़मीन के नीचे से जो है वो सुई गैस निकलना शुरू हो जाती है। हम इसको एज अ बायोगैस यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक ऑल्टरनेट एनर्जी की रिसोर्स हो सकती है। अच्छा डॉक्टर आमिर, ये बताइए, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे भारी है, उसे कहते हैं ट्रैश माफिया। अब ट्रैश माफिया जब तक एक सिटी में है, दैट मीन्स कि आपका ट्रैश कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं फेंक रही हूँ, आप फेंक रहे हैं, लेकिन वो उनके पास तब तक जा रहा है, वो उसको एक बिजनेस बना रहे हैं, तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं? देखें, इसका जो सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि हमें लोगों को अवेयरनेस देनी होगी और ये बताना होगा कि ये कचरा नहीं है, ये आपको एक अमाउंट जनरेट करके दे सकता है। मेरे अपने यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब्स को छोड़कर ये बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत सारी पिछले तकरीबन 10-12 सालों में बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं। इवन अभी आप कुछ टाइम के बाद लोगों के जहन में कबाड़िए का काम है, ये क्या कबाड़िए का काम? कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा ये जिस तरह जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं कि आप गाड़ी बुला लेते हैं, बाइक बुला लेते हैं, इस तरह अभी एक एप्लीकेशन बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, वो आकर आपसे पूछेगी कितना कचरा है और आपको पैसे देके जाएगी। I understand that, लेकिन वो कचरा जा कहाँ रहा है और उसको सही तरह प्रोसेस करना कितना रिसाइकिल हो रहा है? हम हॉस्पिटल वेस्ट की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल करें, बिल्कुल कीजिए। ठीक है, तमाम वेस्ट तो ये हम ये कह रहे हैं कि कहाँ जा रहा है और क्या रिसाइकिल हो रहा है, वो कहीं यूटिलाइज भी असल में ये जो माफिया के लोग हैं ना, अब बड़ी ख़तरनाक बात बताने लगा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, सिरिंजेस और ये जो ड्रिप्स और ये जो इन्फ्यूजन्स होते हैं, आप मतलब इसमें डॉक्टरों के भी मैंने सेशंस किए हैं जाके आगा खान हॉस्पिटल में जिना में, तो मैंने उनको ये कहा है कि भाई आपका जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको इंसिनरेशन प्लांट तक तो पहुँचाएँ। गवर्नमेंट का इदारा मौजूद है, वो वेस्ट लेने आता है, जब वो शॉपर खोलता है तो उसमें सिवाय ड्रेसिंग्स के और इंजरीज़ के जो वेस्ट होता है, उसके अलावा सारी जो चीज़ें होती हैं वो माफिया निकाल लेती है और उसके फिर आप अगर देखें ना जाके तो वो घरों में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो प्लास्टिक के दाने बना लेते हैं और फिर उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाकर देखें ना, हेपेटाइटिस और ये एड्स और ये सारी ये इसी वजह से ये फैल रहा है। ये जो प्लास्टिक की प्लेट्स हमें मिल रही होती हैं, ये बॉटल्स वाटर की जो जुमा बाजार, इतवार बाजार टाइप की शॉप्स में मिल रही होती हैं, अब जब उसमें पानी जाता है तो वो सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह जब हम उसमें कोई गर्म चीज़ रखते हैं तो वो सारे पॉल्यूटेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर आमिर, हल क्या है? देखें, इसके अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो हर शख्स को, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को इसके ऊपर जो है ना वो स्टैंड लेना होगा। अपने माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आएगी कि अलग अलग डस्टबिन्स में हमें अपने बच्चों को तो हम ये सिखा देते हैं कि डस्टबिन में कचरा डालना है, लेकिन वही पेरेंट्स बाद में भूल जाते हैं कि हमें अलग अलग डस्टबिन्स में भी काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं कि जहाँ सॉइल क्वालिटी की ख़राब होने की हम बात कर रहे हैं, वहीं पे ये जो किचन वेस्ट होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट, फ्रूट्स के पील्स हैं, वेजिटेबल्स के पील्स हैं, इससे कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट इज जस्ट लाइक अ सॉइल कंडीशनर। तो ये जो सॉइल ख़राब हो रही है, इस सॉइल को हम ठीक कर सकते हैं और बहुत सारे लोग अब इस पर अपना कंपोस्ट का प्लांट जो है वो लगा चुके हैं और इसमें कोई मैन पावर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक लैंड एरिया चाहिए होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वर्म्स चाहिए होते हैं, वो ये सारा काम खुद ब खुद कर देते हैं, ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, इस पे हमने थोड़ी सी बात, ये जो सॉइल की आपने बात की थी, तो इस सॉइल पे कुरंगी में, मलीर में, लांडी में कल्टीवेशन भी हो रही है और सब्जियां जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, सप्लाई हो रही हैं पूरे कराची में, तो लोग खा रहे हैं। ये भी देखिए, अब यहाँ पे एक तो ये सॉइल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कंटेमिनेटेड सॉइल जो है वो है जो आप कायदाबाद से मलीर रिवर के बेड्स के साथ आए तो गटर के पानी से जो सब्जियां ग्रो हो रही हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पे जो वेस्ट वाटर है अनट्रीटेड, खासतौर पे जो इंडस्ट्रीज़ का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है जिसमें निकल, क्रोमियम वगैरह मौजूद हैं, वो आपकी जो सब्जियां हैं जो भी ग्रो कर रहे हैं उसमें वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। बायो मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा है कि अगर वो पॉल्यूटेंट वाटर में जितने हैं वो 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ट्रांसफ़र होंगे और फिर वो सॉइल में मज़ीद परकुलेट हो रहे हैं। इवन अभी एक रिसर्च और हम करने जा रहे हैं जो कि बस एंड होने वाली है कि हमने एक वो डायामीटर हमने कैलकुलेट करना है कि उसका एक रेडियस निकालना है कि ये हमारे कितने रेडियस तक ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को ख़राब कर चुकी है, एंड इट्स अबाउट 1.5 किलोमीटर।
तो वो तरजीहात अब क्या मजीद भी बात हो सकती है सरवत, लेकिन ये कि अब हमें वही वाइंड है अप करना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैश को ज़रूर थ्रो करें, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की सतह पर और ये माफिया को हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इससे बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, एंड वी कांट एस्केप इट टिल इट इज़ नॉट फिक्स। बिल्कुल। डॉक्टर आमिर आलमगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी तरह बहुत ज़रूरी है नाजरीन के हम अपने ट्रैश को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिस्पोज ऑफ करें, और इसके साथ साथ इंतज़ामिया की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे हमारा गुफ्तगू का आगाज़ ही इससे हुआ कि ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, तो फौरी तौर पर आप अपनी तरजीहात में शामिल रखें कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह करनी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो महकमा है उसको मज़ीद मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। तो इसी के साथ साथ हम एक फीडबैक अपना दीजिएगा, इसमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे शो का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। मैं और जोहेब आपको एक बार फिर मिलेंगे कल नए न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।